हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर एग्जाम के जो पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, उसका हम आपके लिए आज के वीडियो में 7 नंबर पक्के करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 नंबर आज के वीडियो में आपके पक्के कन्फर्म पक्के हो जाएंगे। तो वो टॉपिक हम करवाने वाले हैं, जिसका एक तो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा 5 नंबर का और एक अति लघुत्तरात्मक यानी छोटे वाला प्रश्न आएगा 2 नंबर का। इसलिए 7 नंबर आप इस वीडियो से पूरा कंप्लीट कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिनों तक आपकी क्लास में नहीं ले पाया था और जो है आपके एग्ज़ाम भी सर पर आ गए हैं अचानक से ही। ठीक है, तो इस बार तो आप प्रमोट नहीं होंगे, इसलिए आपको जो है नंबर कैसे अच्छे से अच्छे नंबर अगर आपको बनाने हैं तो आपको जो मेरे साथ जुड़ना होगा और आपको स्टडी करनी होगी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी मैं आपको करवाऊंगा और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ एग्ज़ाम के दिनों के अंदर। तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो आपको ज़रूर ज्वाइन करके रख लेना है। चाहे आप यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं करना हो, तो टेलीग्राम पे उस पर मैं आपको पेपर वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को, जो टेलीग्राम चैनल है उसको तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। अब हम देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है सेकेंड ईयर के अंदर जो विश्व के संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन फर्स्ट पेपर है पॉलिटी का, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये जो तुलनात्मक राजनीति है इसके बारे में। ठीक है, इसका 5 नंबर का तो जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न पक्का आएगा, कन्फर्म है, ये तो हर साल आता है। और 2 नंबर का प्रश्न जो है छोटे वाला प्रश्न आएगा। ठीक है, अति लघुत्तरात्मक। तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसी के उद्देश्य से हम शुरू करते हैं। और मैं आपको ये इतनी बड़ी पीडीएफ है, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बताऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने लायक है, और पूरी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुलनात्मक राजनीति समझते हैं कि जो ये सिलेबस में आपकी जो ये बुक दे रखी है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है कि राजनीति विज्ञान की वह एक शाखा है और एक विधि होती है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है, यानी हम तुलना करके फिर अध्ययन करते हैं, उसको तुलनात्मक राजनीति या तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक जो देश होते हैं उनकी राजनीति की तुलना की जाती है। सभी को पता है, ये तो नाम से स्पष्ट हो जाता है। या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है, जैसे कि पुराने टाइम पे कैसी राजनीति थी या फिर अभी कैसी राजनीति है, उसमें क्या अंतर आया है, उसकी तुलना करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। और उसमें हम ये देखते हैं कि भाई उस समय और इस समय, या फिर दूसरे देश में और इस देश में क्या अंतर है, क्या समानता है, इस प्रकार ये तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा चलती है। ठीक है, अब तो हम इसकी एग्जैक्ट परिभाषा देखें तो अगर परीक्षा में परिभाषा पूछ ले आपको कि तुलनात्मक राजनीति किसे कहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा तो इसी की महत्वपूर्ण है एडवर्ड फ्रीमैन, इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको रट के चली जानी है। ठीक है, और अगर आप ये एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार लिखेंगे तो आपके 2 नंबर तो पक्के, 2 में से 2 आपके पक्के, वरना आपको 2 में से 1 आधा इस प्रकार नंबर मिलेंगे। तो ये जब आप इनके नाम लिख देते हो वैज्ञानिकों दार्शनिकों के, तो आपको नंबर बढ़ने के मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, फ्रीमैन ने क्या कहा है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। ठीक है, ये फ्रीमैन का कहना है। और दूसरा एक दार्शनिक और है राजनीति विज्ञान में, उसका क्या कहना है, देखिए, उसने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या है जो उस राजनीतिक कार्यों और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। हालांकि इन दोनों की जो परिभाषा है वो, इनका अर्थ एक ही जैसा है, मगर इनकी जो है शब्द है वो अलग अलग पकड़ में आ गए। ठीक है, तो इन सब परिभाषाओं को तो आपको रट ही लेना है, ये 2 परिभाषा तो आपको रट ही लेना है। और अगर दोनों ना याद हो तो इस पहले वाले को तो याद करके ही चले जाना। इसके बाद एक दार्शनिक और है, इसको छोड़ो, हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा कि जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि तुलनात्मक राजनीतिक विशेषताएं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको, ये जो 4-5 विशेषताएं वो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, इसकी पहली विशेषता है तुलनात्मक राजनीति की, ये अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र है, वास्तविकता परिशुद्धता के लिए खोजन, जो इसके वैज्ञानिक रूप में द्योतक है, यानी कि ये अधिक विस्तारपूर्ण और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा है व्यवहारवादी और अनुभवमूलक परिप्रेक्ष्य को अंगीकार किया जाना। और तीसरा वर्णन और विवेचन के स्थान पर विश्लेषण को अपनाया जाना, यानी हम ना कि वर्णन करते हैं, ना कि विवेचन करते हैं, विश्लेषण होता है। हम जो तुलनात्मक राजनीति अगर तुलना करके पढ़ते हैं तो। ठीक है, फिर चौथी विशेषता है राजनीति का अन्य सामाजिक शास्त्रों से निकट संबंध भी स्थापित हो जाता है। ये कुछ 4 जो है इसकी विशेषताएं तुलनात्मक राजनीति की। ठीक है, तो याद कर लेना दोस्तों, काम आएगी आपके। निम्नात्मक प्रश्न अगर इसका आ जाए तो आप बड़े आसानी से इसमें ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। फिर इसका इतिहास से संबंधित है, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसका हालांकि पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति का इतिहास के बारे में संक्षेप टिप्पणी लिखी है, या फिर उस पर इतिहास पर प्रकाश डाली। निम्नात्मक प्रश्न में भी आ सकता है। प्रश्न तो बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, मगर हमको उत्तर इस हिसाब से याद करना है कि हम कोई भी उत्तर इसका लिख सकते हैं, 20 में, 50 में, या फिर 400 में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको छोटा छोटा नहीं, पूरा एक साथ टॉपिक ही करवा दिया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो इतिहास हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पूरा हम नहीं करवाएंगे। तो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन क्रांतिकारी और नया नहीं है, यानी कि ये अभी नया नहीं
है, राजनीति में प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जाता रहा है। इसलिए ब्लूमोंटेन ने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान के आकर्षण का केंद्र रहा है। कौन? तुलनात्मक जो राजनीति है। किंतु तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का क्षेत्र अरस्तु को है। अरस्तु ने इस प्रकार जो तुलनात्मक राजनीति है उसका अध्ययन को जो है सबसे पहले प्रयास किया था। और अरस्तु आप जानते हैं कौन है, वो सबसे बड़ा जो है दार्शनिक कह सकते हैं उसको। तो कुछ दार्शनिक थे जिसमें सबसे पहले तो अरस्तु की जो है शुरुआत हम कह सकते हैं, अरस्तु ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जितने भी दार्शनिक हुए उन सब ने लगभग इसी अवधारणा पर जो है अपना कार्य किया है। जैसे मैकियावेली हुआ, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की, फाइनर आदि विचारकों ने इस पद्धति को अपनाया। ठीक है, दूसरे महायुद्ध के बाद, ठीक है, दूसरे महायुद्ध तक तो इसका विकास बहुत ही कम हुआ था। तो दूसरे महायुद्ध जो है उसके दूसरे विश्व युद्ध के बाद में काफ़ी इसका विकास हुआ। तो हम स्किप करके चलते हैं दूसरे महायुद्ध के बाद के विकास की तरफ, क्योंकि ये प्रश्न बनने के चांसेस बनते हैं। तो दूसरे महायुद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के जतर में जिन नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ वे निम्नलिखित है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी प्रवृत्तियां जो दूसरे महायुद्ध के बाद में इसमें शामिल हुई। तो देखिए, पहले तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया है। उसमें न केवल पश्चिमी देशों का बल्कि अपाश्चात्य व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया जाने लगा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि राज्य व शासन की संस्थाओं से अधिक के सामाजिक समूह के राजनीतिक कार्यों तथा सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक मूल्यों को डालने में अदा की गई भूमिका के अध्ययन पर अधिक से अधिक बल दिया जाता रहा है। दूसरे महायुद्ध के बाद में ये सारे प्रभाव हुए। उसके बाद है तुलनात्मक विश्लेषण के लिए दूसरे विषयों से नई अवधारणात्मक योजनाएं ली जा रही है और नए प्रतिमानों का निर्माण किया जा रहा है। संरचनात्मक, प्रकारात्मक विश्लेषण, आधुनिकीकरण तथा राजनीतिक विकास के ढांचे और राजनीतिक संस्कृति का दृष्टिकोण। सॉरी। तो उसके बाद हम देखते हैं तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है। इसका भी प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके कुछ 4-5 पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति एक विज्ञान है क्योंकि इसके क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक विधि के ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये इसका एक है, मतलब ये एक वैज्ञानिक विधि की तरह ही होती है तुलनात्मक जो है राजनीति। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति का विकास हाल ही में ही हुआ है। वैसे तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि ये काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि हाल ही में इसका विकास हुआ। इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान शताब्दी में विशेष रूप से विगत 7 दशकों में हुआ है। वास्तव में तुलनात्मक जो शासन विषय है, तुलनात्मक राजनीति से पहले विकसित हुआ और उस पर अनेक ग्रंथ व रचनाएं पूर्वगामी शताब्दी में भी प्रकाशित हुई, किंतु तुलनात्मक शासन जो कि अब तुलनात्मक राजनीति का ही प्रमुख अंग है, का अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से और नए उपागमों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति के साथ ही विकसित हुआ। यानी कि इसका जो अभी जो हाल फिलहाल का जो दृष्टिकोण हम देखते हैं, जो इसका स्वरूप हम देखते हैं, उसका विकास पहले नहीं हुआ था। पहले इसका जो है स्वरूप कुछ अलग प्रकार से होता था। ठीक है, इसका बेसिकली कहने का मतलब ये है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र अति व्यापक है, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है इसका। और जैसा कि विषय के नाम से ही बताया जा चुका है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीति के सभी पहलुओं, शासन के सभी अंगों और उनकी प्रक्रिया और राजनीतिक पद्धति के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। यह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, जो भी हमने बताया तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र किस प्रकार से होता है, वो हम देखते हैं कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के अंदर, हेडिंग्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें समझा रखी है। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र जैसे पहला है राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, एक एक टॉपिक को पढ़कर बेसिकली सीधा मैं आपको जो हेडिंग्स है वही बताऊंगा कि इसके क्षेत्र कौन कौन से है। ठीक है, तो वरना क्या है, वीडियो जो है लंबा बन जाएगा। तो पहला इसका क्षेत्र का है जो है वो है राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। ठीक है, ये इसका पहला क्षेत्र। अब आपको इसका विस्तार से पढ़ना है तो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी होगी। ठीक है, फिर दूसरा जो इसका क्षेत्र है, दूसरा पॉइंट है वो है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। तीसरा है विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण। ठीक है, हालांकि इसका जो प्रश्न है वो बहुत ही कम बनता है, या फिर अगर ये प्रश्न बनेगा कि तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के जो है कुछ बिंदु लिखे या फिर 3 बिंदु लिखे, तो इस प्रकार आपको केवल 3 बिंदु ही लिख लेना है, इसलिए मैं आपको केवल हेडिंग्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद चौथा देखिए, राजनीतिक विशिष्टजन, राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये चौथा क्षेत्र है। पांचवा देखिए, विश्लेषणात्मक तथा अनुभवी की खोज। ठीक है, अनुभवी खोज है, ये किस प्रकार टाइपिंग हो गई है पता नहीं। फिर छठा देखिए, राजनीतिक दल तथा हित समूह, ये भी इसका एक क्षेत्र है। फिर सातवां देखिए, राजनीतिक आधुनिकीकरण और नगरीकरण की समस्याएं। आठवां देखिए, विकासशील समाजों का अध्ययन। नौवां राजनीतिक सहभागिता। और फिर हम 10वां देखते हैं तो राजनीतिक प्रक्रियाएं। 11वां देखिए, प्रतियोगी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन। ये इस प्रकार ये जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने क्षेत्र हमने कंप्लीट कर लिए राजनीति विज्ञान के। उसके बाद जो है अगला हम देखते हैं वो है
तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत जो दृष्टिकोण, ठीक है, प्रश्न बन सकता है, बनता नहीं है, बन सकता है, ठीक है, कैसे भी। तो इसके बारे में हम देखते हैं, पुराने राजनीतिक विचारकों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में अपनाए गए तरीकों को परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है, ठीक है। उसकी जो विशेषताएँ हैं वो हम आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 4-5 कुछ विशेषताएँ लिख रखी है, ठीक है। तो विशेषताएँ हम देख लेते हैं परंपरागत दृष्टिकोण की। तो मुख्यतः जो है ये अतुलनात्मक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में तुलनात्मक दृष्टिकोण बहुत कम मिलता है, ठीक है। इसकी जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें तुलनात्मक जो दृष्टिकोण है बहुत ही कम मिलता है, इसके कहने का मतलब ये है। फिर दूसरा परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानतः वर्णात्मक है, ठीक है। आज के अनेक बुनियादी विषयों जैसे राजनीतिक प्रक्रिया, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन यह दृष्टिकोण नहीं करता है, ठीक है। ये सारे जो प्राचीन जो दृष्टिकोण है पुराना, उसमें ये सारी चीज़ें हैं वो शामिल नहीं है। इसका जो है इनकी उपेक्षा की गई है। फिर देखिए परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानतः संकुचित है। इसमें केवल पश्चिमी यूरोप यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड आदि के देशों की जो राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है। केवल ये मतलब संकुचित का मतलब है ये सीमित मात्रा में, सीमित देशों के ही जो है तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया गया है। बाकी जो जितने भी देश थे उसका अध्ययन इसमें बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर किया गया है। फिर अगला देखिए तो परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानतः प्रबंधात्मक है। इसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्थाओं अथवा एक अवस्था की विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं का ही अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। ये इसकी 4 विशेषता हो गई परंपरागत दृष्टिकोण की। फिर हम देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बन सकता है इसका प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है कि आधुनिक के जो तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक दृष्टिकोण उसको समझाइए, उसकी विशेषताएँ लिखिए, उस पर प्रकाश डालिए, उस प्रकार से बहुत सारा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में नए विश्लेषणों और अध्ययनों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए नई पद्धतियों और दृष्टिकोण की खोज होने लगी। विश्लेषण और परीक्षण की नई पद्धति और नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ। उसके बाद देखिए यो लॉर्ड ब्राइस फ्रेडरिक जैसे विद्वान ने तुलनात्मक राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, इनकी इसके साहित्य का विकास हाल ही के वर्षों में हुआ है। आमुंड लुशियन पाई, सिडनी ब्रावो, डेविड आपको ये सारे नाम याद नहीं रखने हैं। मैं आपको केवल जो लिखा है वो पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। नाम आपको याद ना हो इससे जो है प्रश्न में तो भी चल सकता है। केवल जो परिभाषा जब मैंने बताई थी तो वो एक नाम आपको याद रख लेना, आपका काम चल जाएगा। बाकी ये सारे तो बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण अधिक परीक्षण करने वाला, अधिक खोजबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित है। ये अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के मूल में जानने का प्रयास करता है। आधुनिक दृष्टिकोण में हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दलों के विचारधाराओं से प्रभावित व्यवहारों का विशेष अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण राजनीति और अन्य व्यवहारों के बीच जो है वास्तविक संबंधों की खोज करता है, ठीक है। ये इसका जो है कुछ छोटी सी सारांश मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसकी विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये विशेषताओं से लेकर, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से देखना है, जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए पहली यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। जो पुराना दृष्टिकोण था प्राचीन, उसमें ये सारी चीज़ें मिसिंग थी, ठीक है। तो इसकी विशेषता एक तो यह है कि वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। दूसरा है चूँकि आज राजनीतिक प्रक्रिया और अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में घनिष्ठ संबंध माना जाता है, इसलिए राजनीतिक अध्ययन करते समय राजनीतिक पहलू को नहीं बल्कि अन्य सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। केवल राजनीति को नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाती है तुलनात्मक में। फिर तीसरी इसकी विशेषता तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है और व्याख्यात्मक अध्ययन है, ठीक है। जैसा कि पिछले जो पुराना दृष्टिकोण था उसमें ये सारी चीज़ें भी मिसिंग थी। फिर चौथा देखिए आधुनिक दृष्टिकोण व्यवस्थामूलक है। इसमें संविधान के अध्ययन की उपेक्षा राजनीतिक जो व्यवस्थाओं का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य सत्ता, शक्ति का आधार और शक्ति तंत्र, ठीक है। इन 3 शक्तियों के आधार पर ही विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को कई श्रेणी में बाँटा है, ठीक है। अब ये श्रेणियाँ हैं, वैसे इसको पूछा तो नहीं जाता एग्जाम में, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। फिर पाँचवीं विशेषता देखिए, सॉरी, तो इसमें जो है अंत्य अनुशासनात्मक जो अध्ययन है वो इसके अंदर होता है। और छठी विशेषता तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो संरचनात्मक है, मूल्यात्मक है, ठीक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संरचनात्मक और कार्य दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और कार्य में बहुत जो है घनिष्ठ संबंध है, वे एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार ये सारी इसकी 6 विशेषताएं हो गई किसकी, जो आधुनिक दृष्टिकोण है तुलनात्मक राजनीति का उसका, ठीक है। अब जो है अगला टॉपिक देखते हैं तुलनात्मक राजनीति के जो अध्ययन है उसका क्या महत्व है। तो महत्व का भी प्रश्न बन सकता है और उम्मीद करता हूँ ये लगभग लास्ट ही टॉपिक है आज का, ठीक है। तो ये हम एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कंटेंट ढूंढने में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो कॉलेज वाले जो कंटेंट है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है आपका स्टडी मटेरियल, इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और कमेंट में बताना है कि कैसा लगा आप। तो इसका महत्व हम देखते हैं राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का। तो आज विश्व में 190 से अधिक प्रभुत्व प्राप्त देश है। नए स्वतंत्र राष्ट्रों की जनता अब उपनिवेशों के
प्रजाजनों की भांति सीधी व नम्र नहीं रही है। आज के समुदाय पूर्व की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिकृत है। ठीक है, ये इसका पहला महत्व है। दूसरा महत्व है, सभी देशों में जनसाधारण की राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है। तीसरा है कि जो विकसित देशों के नागरिकों की पूर्व की अपेक्षा अधिक राजनीतिकृत हो गए हैं और वे अपनी सरकारों से विभिन्न समस्याओं के वृद्धिपूर्ण मात्रा में निराकरण करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ, मगर क्या है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ के सुनाने में, तो इसलिए मैंने आपको मेन-मेन चीज़ें जो है वो आपको पढ़ा दी है, बता दी है, और जो जितना मैं समझा सकता था आपको समझा भी दिया है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक से बाहर अब एक भी जो है प्रश्न जाएगा नहीं, और जो है आपका जो इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा तो आपका जो नंबर है वो भी पूरे-पूरे आएँगे और आंसर भी आप बिल्कुल करेक्ट देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आपको मैं वीडियो लाइक करने के लिए कहता हूँ, और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।